नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडिगो संकट पर आखिरकार केंद्र सरकार सख्त हो गई है। 4 दिनों से लगातार चल रही फ्लाइट कैंसिलेशन और यात्रियों की बढ़ती परेशानियों पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय ने इंडिगो को कहा है कि रविवार रात 8 बजे तक सभी लंबित यात्रियों के रिफंड तुरंत वापस किए जाएं। सिर्फ रिफंड ही नहीं, एयरलाइन को यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन पैसेंजर्स का सामान कहीं अटक गया है उसे 48 घंटे के अंदर हर हाल में लौटा दिया जाए। इसके साथ ही सरकार ने बाकी एयरलाइंस को भी चेतावनी दी है कि इस संकट का फायदा उठाकर किराया न बढ़ाएं। तय किराए से ज्यादा वसूली पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिन व्यस्त रेल मार्गों पर रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं उन पर अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक कवच 4.0 तेजी से लागू किया जा रहा है। ये वही सिस्टम है जिसे कई देशों ने वर्षों पहले अपनाया था, लेकिन भारत में इसे देर से शुरू किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि पिछले कुछ सालों में इसे मिशन मोड में आगे बढ़ाया गया है और इसके परिणाम उम्मीद से ज्यादा सकारात्मक मिल रहे हैं। देश के सबसे व्यस्त 2 रेल मार्ग दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा अब काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। इन रूटों पर कुल 738 किलोमीटर में कवच 4.0 की स्थापना पूरी कर ली गई है। दिल्ली मुंबई मार्ग में पलवल मथुरा नगदा सेक्शन के 633 किलोमीटर और दिल्ली हावड़ा रूट के हावड़ा बर्दवान सेक्शन के 105 किलोमीटर अब इस सुरक्षा तकनीक से लैस है। उधर भारत और रूस ने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई गति देने के लिए एक संयुक्त रोड मैप जारी किया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की शिखर वार्ता में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। रूस ने भारतीय निर्यात में बाधा बन रहे गैर शुल्क और नियामकीय अड़चनों को हटाने का भरोसा दिया है। दोनों देशों ने लॉजिस्टिक्स, भुगतान तंत्र और बीमा समाधान में सुधार पर भी सहमति जताई है। श्रमिक गतिशीलता समझौते के तहत रूस में निर्माण, इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्रों के लिए भारतीय कुशल व अर्ध कुशल श्रमिकों की भर्ती आसान होगी। परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाते हुए दोनों देशों ने कुंडनकुलम परियोजना के शेष रिएक्टरों को पूरा करने और भारत में नए परमाणु स्थल को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। इसके अलावा ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए रूस ने भारत को तेल, गैस और कोयले की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन दिया। फार्मा क्षेत्र में एक बड़ी पहल के तहत एक भारतीय कंपनी रूस के कालुगा क्षेत्र में एंटी ट्यूमर दवाओं का संयंत्र लगाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए INSTC उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई-टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा की और यूक्रेन मुद्दे पर भारत ने दोहराया कि वो शांति प्रयासों का समर्थक है और स्थायी समाधान के पक्ष में है। वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही तापमान तेजी से गिरा है और पश्चिमी विक्षोभ व चक्रवाती सिस्टम के कारण कई राज्यों में बारिश व बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में शीतलहर का असर साफ दिखाई दे रहा है, जबकि कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की बर्फीली रातों ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक ठंड में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कुछ राज्यों में घना कोहरा बढ़ने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं RBI ने रेपो रेट 5.5% से घटाकर 5.25% कर दिया है, जो जून 2025 के बाद पहली कटौती है। इससे होम लोन की ब्याज दर घटकर 7.1% तक आने की उम्मीद है, जो महामारी के बाद की सबसे कम दर होगी। अभी सरकारी बैंक लगभग 7.35% पर लोन दे रहे हैं। 1 करोड़ के 15 साल के लोन पर हर महीने लगभग 1440 EMI कम हो सकती है और साल भर में लगभग 17,000 की बचत हो सकती है। इसके अलावा RBI की अन्य घोषणाएं ये हैं कि FY26 के लिए ग्रोथ अनुमान 6.8% से 7.3% किया गया। महंगाई अगले साल 2% रहने का अनुमान है। RBI ने 1 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और $5 बिलियन का स्वैप, जिससे बाजार में 1.45 लाख करोड़ की नकदी आएगी। इससे बैंकों को सस्ता फंड मिलेगा और ये सस्ते लोन दे पाएंगे। तो NBFCs को बड़ा लाभ मिलेगा। ट्रक ऑपरेटर, छोटे बिजनेस, MSME और रिटेल ग्राहकों को जल्दी सस्ता लोन मिलेगा। गोल्ड, कार और MSME लोन में तेजी, पर्सनल लोन पर ब्रेक लग रहा है। वहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने वाराणसी में प्रतिबंधित मांझे से युवक की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता श्यामलता देवी ने NGT में सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की थी। तो NGT ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को मुआवजे से जुड़े उठाए गए कदमों का शपथ पत्र देने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
और वाराणसी पुलिस ने शपथ पत्र में बताया कि 3 लोगों के खिलाफ चाइनीज मांझे की बिक्री व भंडारण को लेकर मुकदमा चल रहा है, लेकिन मृतक के गले में फंसे मांझे के उपयोगकर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सका। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने भी शपथ पत्र दिया और बताया कि प्रतिबंधित मांझे पर लागू रोक को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें 22 राज्यों का जवाब आ चुका है, बाकी का इंतजार किया जा रहा है। तो चाइनीज मांझे से मौत का यह पूरा मामला है। एनजीटी ने मांझा प्रतिबंध पर कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो सीपीसीबी ने राज्यों से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है। और बता दें कि वाराणसी में चाइनीज़ मांझे से एक युवक की मौत हो गई थी, उसी को लेकर अब कड़ा रुख यहाँ पर इख्तियार करती हुई ये नज़र आ रहा है। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वाराणसी में एनजीटी ने मांझा प्रतिबंध पर ये कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और लगातार चाइनीज़ मांझे पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको लेकर कड़ा रुख इख्तियार किया जा रहा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और देश विरोधी पोस्ट साझा करने का आरोप है। न्यायालय ने कहा है कि नेहा सिंह राठौर विवेचना में सहयोग नहीं कर रही हैं, जबकि उनकी विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त की टिप्पणियों में देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को खतरा डालने की संभावना थी और पाकिस्तान ने इन्हें भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में इस्तेमाल किया। ये प्राथमिकी 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में दर्ज की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय एकता भंग करने, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं। तो अग्रिम जमानत नहीं बल्कि जांच अब इस पूरे मामले में जारी रहेगी। देश विरोधी पोस्ट मामले में ये जांच पड़ताल चल रही है। नेहा सिंह राठौर की जमानत को खारिज कर दिया गया है। तो पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नेहा को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। लखनऊ हाईकोर्ट ने नेहा की याचिका को ठुकरा दिया है। अग्रिम जमानत की याचिका नेहा राठौर की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उधर लखनऊ और नोएडा में आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार पार्टी सुप्रीमो मायावती किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। लखनऊ में श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल करेंगे, जबकि नोएडा में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ का कार्यक्रम भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर आयोजित होगा, जबकि नोएडा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर होगा। प्रदेश भर से बसपा नेता और कार्यकर्ता दोनों जिलों में पहुंच रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और उत्तराखंड के लोग भी नोएडा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को आयोजन में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को याद करने और सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। तो अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्वनाथ पाल और आकाश आनंद इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए नजर आए। तो सपा श्रद्धांजलि में आपको बता दें, अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लखनऊ और नोएडा में ये खास कार्यक्रम हुआ। विश्वनाथ पाल और आकाश आनंद नेतृत्व करते हुए नजर आए। हालांकि सपा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मायावती शामिल नहीं हो सकी। वहीं उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है और बाबरी बरसी पर सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। मथुरा, संभल और अयोध्या में प्रशासन, पुलिस और खुफिया सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम में ड्रोन निगरानी, फ्लैग मार्च, PAC और RRF की कंपनियां, शहर के CCTV नेटवर्क की एक्टिव मॉनिटरिंग और कमांड कंट्रोल रूम की मिनट टू मिनट निगरानी शामिल है। मथुरा के धार्मिक स्थलों जैसे श्री कृष्ण जन्म स्थान, शाही ईदगाह मस्जिद और भीड़ वाले बाजारों में सुरक्षा कई स्तरों पर बढ़ाई गई है। पुलिस की फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। SSP, ADM और DM समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार जायजा लिया जा रहा है और कई इलाकों में खुद गश्त करते हुए प्रशासन के अधिकारी देखे जा सकते हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
IT सेल 24 घंटे सक्रिय है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखना है। तो 8वां वेतन आयोग अब आधिकारिक तौर पर गठित हो चुका है और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी भी मिल गई है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद मंत्रियों के समूह द्वारा इसका रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद ही केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू होने में 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। इकोनॉमिस्ट और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र और राज्य दोनों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। केवल सैलरी और पेंशन का भुगतान 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। अगर पिछली 5 तिमाहियों का बकाया भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल बोझ करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंडिगो एयरलाइन संकट की। तो 5 दिनों में लगातार ये संकट बना हुआ है, जिसके चलते बीते दिनों में इंडिगो की 2000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। बता दें कि इंडिगो देश का सबसे घरेलू एयरलाइन है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संकट के चलते किराया वसूले जाने वाली चिंताओं को गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि यात्रियों से तय सीमा से ज़्यादा किराया न वसूला जाए। वहीं रूसी तेल को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें यूरोपीय संघ और G7 जैसे कई देश शामिल हैं, जो रूस पर पूर्ण समुद्री प्रतिबंध की तैयारियां कर रहे हैं, जिसके लिए प्रस्ताव पास किया गया है। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर लोकतंत्र रूस के तेल व्यापार के खिलाफ सबसे बड़े कदम उठाने की तैयारी चल रही है। ये एक ऐसा कदम बताया जा रहा है कि जिससे पश्चिम के जहाज़ों और बीमा कंपनियों का गला घुट सकता है, जहां पर रूस के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा सामने आता है। तो रूस पर पूर्ण समुद्री प्रतिबंध होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रूसी तेल पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। यूरोपीय संघ और G7 देश इसमें शामिल हैं। वहीं रिलायंस पावर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने उन पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें 68 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी जमा टेंडर हासिल करने का आरोप लगा है। बता दें कि कारोबारी अनिल अंबानी के समूह की कंपनी पर धन शोधन मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि रिलायंस समूह के अधिकारी अच्छी तरह जानते थे कि ये बैंक गारंटी फर्जी है, जिसके चलते इस पर जांच जारी कर दी गई है। तो रिलायंस पावर पर ईडी ने आरोप पत्र दायर किया। 10 अन्य कंपनियां भी इसमें शामिल की गई। 68 करोड़ का टेंडर हासिल करने का आरोप यहाँ पर लगा है। वहीं देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी घोषित कर दी गई है और JEE एडवांस 2026 के एग्ज़ाम का आयोजन 17 मई 2026 को किया जाएगा। बता दें कि इस बार ये परीक्षा IIT रुड़की की ओर से ली जाएगी। परीक्षा CBT बेस्ड होगी और इसमें 2 पेपर शामिल हैं। हालांकि पिछले साल ये जिम्मेदारी IIT कानपुर के पास थी। बता दें कि ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो JEE परीक्षा की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 17 मई से एग्ज़ाम का आयोजन होगा। रुड़की को इस बार इस परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो रुड़की IIT इस बार इस परीक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी। इससे पिछली बार IIT कानपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में शनिवार को निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद की आधारशिला रखी। इस मौके पर कबीर ने मौलवियों के साथ मिलकर समारोह का फीता काटा और नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजन संपन्न हुआ। रेजी नगर और आसपास के बेलडांगा क्षेत्र में पुलिस, RAF और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। हुमायूं कबीर को इसी हफ्ते TMC से निलंबित किया गया था, क्योंकि पार्टी ने इसे सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ा मामला बताया। उन्होंने समारोह के लिए 6 दिसंबर अयोध्या की बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ का दिन चुना। कबीर ने मन से कहा कि कोई ताकत इस मस्जिद के निर्माण को रोक नहीं सकती। तो मुर्शिदाबाद में नई मस्जिद की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने कहा है कि कोई इस मस्जिद को बनने से रोक नहीं सकता। 6 दिसंबर पर नई मस्जिद का शिलान्यास किया गया। राजनीतिक और धार्मिक तनाव की आशंका इस नींव रखने के कार्यक्रम के बाद जताई जा रही है। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के बीच शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।